जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 88 और लेक्चर 88 में हम स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ एक्सपर्ट, यानी ऑडिट में अगर हमें कभी किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो एविडेंस ऑब्टेन करने में एक्सपर्ट को जब हमने इंगेज करना है किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपके लिए कंपैरेटिवली आसान साबित होगा इंटरनल ऑडिट की निस्बत। उसकी रीज़न ये है कि जो थीम है इस कंसेप्ट का वो वैसा ही है जैसा इंटरनल ऑडिटर का, यानी मेन कंसेप्ट्स वही होंगे जो हमने इंटरनल ऑडिटर में पढ़े थे। कुछ दो तीन छोटे मोटे कंसेप्ट अलग से भी है, लेकिन मेन वही। नंबर 1, सबसे पहले इवेल्युएट करना एक्सपर्ट को। 3 चीज़ें देखनी है, एक्सपर्ट की वैल्यूएशन करनी है, एरिया और उसके वर्क को। थोड़ा सा तरतीब फ़र्क है इसमें, उसने वर्क पहले बता दिया है क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन अकाउंटिंग और ऑडिट से हट के है ना। एग्जाम्पल उसने पहले दे दिए हैं, चीज़ें तीनों ही हैं। एक्सपर्ट को भी वैल्यूएट करना है, एरिया और उसके वर्क को। सबसे पहले हमें डेफिनेशन बता रहा है एक्सपर्ट की। कैर एक्सपर्ट इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप वगैरह भी। possessing expertise and experience in a field other than accounting or auditing। डेफिनेशन में जो सबसे अहम अल्फाज है वो है अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, क्योंकि अगर तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का वर्क होगा वो तो ऑडिटर खुद ही कर लेगा। तो एक्सपर्ट को पहला असूल जो उसने हमें सिखाया वो ये, एक्सपर्ट उन एरियाज के लिए यूज किया जाएगा जो अकाउंटिंग और ऑडिट से हट के हैं। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करना। अगर किसी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करनी है, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए अक्सर एक्सपर्ट को इंगेज किया जाता है प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन में। और बाज़ औक़ात लायबिलिटीज की भी वैल्यूएशन होती है, जैसे पेंशन लायबिलिटी, इसकी वैल्यूएशन करनी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुटी वगैरह आप पढ़ते होंगे, शायद कंसेप्ट होगा, शायद टैक्स में पढ़ा हो आपने। हाँ जी, तो पे करनी होती है 20, 25, 30 साल बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, लेकिन उसको साथ साथ वैल्यू हर साल उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कि कितनी लायबिलिटी एक्सपेक्टेड है, फिर प्रेजेंट वैल्यू के मुताबिक उसे डिस्काउंट करके रिकॉर्ड किया जाता है। लीगल ओपिनियंस, एक्चुअरियल कैलकुलेशन, एक पेंशन लायबिलिटी की बात कर रहा है। लीगल ओपिनियंस, लॉयर्स, लीगल केसेस में लॉयर की जरूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग डाटा, बाज़ औक़ात यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करने में, जो एसेट आपने खरीदे हैं उनकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, उसमें इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है जो कंडीशंस देख के बताते हैं मजीद ये एसेट कितना साल चलेगा, यूजफुल लाइफ। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनरियल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज, टैक्स लिटिगेशन वगैरह में टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। टैक्स हालांकि हम लोग पढ़ते हैं ये, लेकिन याद रखें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली अकाउंटिंग और ऑडिट के ज़्यादा एक्सपर्ट समझे जाते हैं। टैक्स के मैटर्स में अगर एक्सपर्टीज हो तो हो सकता है, वरना अमूमी तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स का एक्सपर्ट नहीं होता। हाँ, अगर सीखा है काम, जैसे कुछ अगर आप टैक्स फॉर्म के अंदर जब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आप टैक्स डिपार्टमेंट में अगर काम करते हैं तो फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ टैक्स एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉज एंड रेगुलेशन, ये भी नॉर्मली लॉयर्स का काम होता है। आईटी एक्सपर्टीज, ये सारे वो एरियाज है जिनमें अमूमी तौर पे ऑडिटर यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक्सपर्ट नहीं होता। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में इन एक्सपर्ट में से किसी एक की सर्विस यूज की गई है तो इसका मतलब हमें ऑडिट करने में भी उस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये है हमारा कंसेप्ट के किन एरियाज में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, फिर कंसेप्ट वो बता रहा है असेसिंग द नीड फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट, के ये एरियाज बाजुकात अगर हों भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे कोई टैक्स का केस है भी, तो भी लाजमी नहीं हमेशा कि ऑडिटर अपने किसी एक्सपर्ट को इंगेज करेगा ही। देखिए, 2 एक्सपर्ट होते हैं, मैं डिस्कशन एक ही होगी हमेशा, दोनों जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो दोनों तरह के एक्सपर्ट अप्लाई होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए। एक होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक होता है ऑडिटर एक्सपर्ट।
मैनेजमेंट एक्सपर्ट उस एक्सपर्ट को कहते हैं जो मैनेजमेंट ने हायर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करने के लिए। ऑडिटर एक्सपर्ट वो एक्सपर्ट होता है जो ऑडिटर ने हायर किया है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। हायर किसने किया वो भी डिफरेंस है, किस पर्पस के लिए हायर किया वो भी डिफरेंस है। क्वेश्चन अब ये है, जो बड़ा क्वेश्चन वो ये कि अगर मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को एंगेज किया, जिसे हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलेंगे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को एंगेज किया है मैनेजमेंट ने, क्या ऑडिटर उसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर ले या अपना अलग से ऑडिटर एक्सपर्ट लेके आए? इसका जवाब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये देते हैं कि अगर तो ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम से मुतमईन है तो फिर उसको अलग से एक्सपर्ट हायर करने की जरूरत नहीं, वो उसी को यूज कर ले। लेकिन अगर वो उसके काम से मुतमईन नहीं है, हो सकता है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट ना हो, तो वो अपना एक्सपर्ट यूज कर सकता है। तो यहां पे यही कंसर्न बता रहा है, असेसिंग द नीड फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट, कि ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को एंगेज करेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है नेचर, सिग्निफिकेंस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, रिस्क पे, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एविडेंस से, कि रिस्क ज्यादा है तो हो सकता है वो अपना एक्सपर्ट एंगेज कर ले, वरना मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से काम चला ले। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि हो सकता है उसे एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट एंगेज किए बगैर ही एविडेंस मिल जाए, तो फिर ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन ये सिर्फ आपको एक समझ लीजिए छोटा सा कंसर्न मैंने बताया है, आगे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों तरह के एक्सपर्ट के लिए सेम है। क्योंकि अगर ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को ही यूज करता है, जैसे फर्ज कीजिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि उसने वैल्यूएशन रिपोर्ट दी है, कोई क्लाइंट के पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, रिवैल्यूएशन अपने एक एक्सपर्ट से करवाई, वो मार्केट से एक्सपर्ट, पहले उन्होंने सर्च किया, एक एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट किया, उस एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी। अब जब ऑडिटर ने पूछा ये रिवैल्यूएशन आपने रिकॉर्ड की है, इसका एविडेंस क्या है, मैनेजमेंट ने वो वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑडिटर के सामने रख दी। पहला सवाल, क्या ऑडिटर उस रिपोर्ट को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले? नहीं, वैल्यूएट करेगा। पहले किसको वैल्यूएट करेगा? मैनेजमेंट एक्सपर्ट को। ठीक है, अब ये ऑडिटर की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को इवैल्यूएट कर ले कि वो ठीक है कि नहीं, उसका काम ठीक है कि नहीं, और अगर वो पास हो जाए उस क्राइटेरिया से तो उसके वर्क को एज एविडेंस यूज कर ले। पहली कोशिश यही करनी चाहिए। लेकिन अगर ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट से मुतमिन नहीं, रिस्क ज्यादा है, कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो फिर अपना एक्सपर्ट हायर करेगा। कंसेप्ट उसमें भी वही है, अगर अपना एक्सपर्ट भी हायर करेगा, वैल्यूएट करेगा पहले उस एक्सपर्ट को वो ठीक है कि नहीं, और फिर उसके बाद जो काम करेगा उसका एक्सपर्ट, उसको भी वैल्यूएट करना है। ऑप्शंस दो हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। प्रैक्टिकली सिर्फ ये है कि कुछ पैसे बच जाते होंगे ऑडिटर के, कि अगर वो अपना अलग से एक्सपर्ट इंगेज करता है उसे उसकी अलग फीस देनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल अगर एविडेंस की बात है तो ऑडिटर फिर पैसों की परवाह नहीं करता। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इस काबिल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर ऑडिटर पैसों की परवाह नहीं करेगा, अपना एक्सपर्ट इंगेज करेगा। तो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में उसने हमें बताया है कि एक्सपर्ट कौन होता है, किन एरियाज में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और एक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होता है, एक ऑडिटर का एक्सपर्ट होता है। अगर ऑडिटर चाहे तो अपना एक्सपर्ट भी यूज कर सकता है अगर मैटर ज्यादा रिस्क कॉम्प्लेक्स हो या मैनेजमेंट एक्सपर्ट में कोई प्रॉब्लम। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, यहाँ पे नोट करें, उसने बोला ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ ही यूजेस एक्सपर्ट इन एन ऑडिट। एक्सपर्ट से पहले ना मैनेजमेंट एक्सपर्ट लिखा है ना ऑडिटर एक्सपर्ट लिखा है। क्यों भला? ये दोनों के लिए। कोई भी एक्सपर्ट है, क्या करना है पहले? उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूएट करनी है। इंटरनल ऑडिटर में भी यही देखा था ना। क्राइटेरिया आपके ख्याल में कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूएट करने का सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? भाई कुछ फैक्टर सेम होंगे, कुछ हो सकता है डिफरेंट हो।
यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है, कैसे पता चलेगा एक्सपर्ट, कॉम्पिटेंट, कैपेबल, ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखें, कोई कितना पढ़ा लिखा है एक्सपर्ट। बाज़ औक़ात एक फील्ड के अंदर आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन होती हैं, जैसे MBBS के बाद भी फर्दर स्पेशलाइजेशन होती है। तो डॉक्टर भी एक्सपर्ट है, यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं है क्योंकि हमारे आर्ट में एविडेंस ऑब्टेन करने में उसके कोई काम नहीं है, लेकिन वो भी एक एक्सपर्ट, और उस फील्ड की अगर उसने हाई क्वालिफिकेशन हासिल, स्पेशलाइजेशन की है, तो हम कहेंगे ये मोर कॉम्पिटेंट है। दूसरे नंबर पे उसका एक्सपीरियंस एंड रेपुटेशन क्या है मार्केट में। तीसरे नंबर पे वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं क्लाइंट से, और इस इंडिपेंडेंस में क्राइटेरिया सेम है कि कोई फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है। वही जो हमारे चैप्टर 7 वाले केसेस होते थे, वही घुमा फिरा के अगर वो टेस्ट करेगा भी केस स्टडी में, तो वही एग्जाम्पल के साथ करेगा। ये पहले बात समझ आई। सबसे पहले एक्सपर्ट में उसने हमें क्या बताया, डेफिनेशन और वो एग्जाम्पल जिन एरियाज में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा चाहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो या आईटी एक्सपर्ट हो, आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले नंबर पे क्या करना है, इवैल्यूएट करेगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी। अच्छा यहाँ पे आप नोट कीजिए, इंटरनल ऑडिट में उसने कॉम्पिटेंस के फैक्टर्स अलग लिखे थे, ऑब्जेक्टिविटी के अलग, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच के अलग। यहां पे सारे फैक्टर्स इकट्ठे ही लिख रहा है, ये कंसेप्ट उसने कंबाइन कर दिया। ठीक है कि ये नॉलेज हासिल करना है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी के लिए, और ये सोर्सेज होंगे जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। वरना अगर उसी स्टाइल में करना होता ना उसने, तो ये लेफ्ट साइड पे क्वालिफिकेशन लिखता, नीचे 2 पॉइंट ऊपर कर देता, फिर दूसरा पॉइंट देता, नीचे 3 पॉइंट ऊपर लिख देता, टेबल की शक्ल में। लेकिन उसने नहीं किया ऐसे। हमें भी ये लिंक करने की जरूरत नहीं है कि ये वाला फैक्टर इससे रिलेट करता है, ये वाला फैक्टर उससे, ये वाला इससे, ये करने की जरूरत नहीं। उसने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है क्वेश्चन वैसे ही पूछता है। लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि प्रेजेंटेशन का तरीकाकार फर्क है, रूल वही है कि आपने एक्सपर्ट को एंगेज करना है तो उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है। उसमें क्या चीजें हैं और किस सोर्स से मिलेगी। जैसे आपकी जजमेंट में आप जानना चाहता हूं, आपने कॉम्पिटेंस चेक करनी है, क्या चेक करेंगे उसमें, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है ये कहां से आपको पता चल सकता है सारी चीजें, पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ एक्सपर्ट। हो सकता है किसी और ऑडिट पे इस एक्सपर्ट को एंगेज किया हो, वो भी तो हमारे ही शहर में रहता होगा। डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, किसी के साथ बैठ के 2-4 बातें करें तो आपको अंदाजा हो जाता है इसका कैलिबर क्या है, वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, किस लहजे में बात करता है। कह रहा है एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिस्कस कर लो। जैसे कि भाईजान वैल्यूएशन, आप अगर पेंशन लाइबिलिटीज वगैरह की वैल्यूएशन करनी हो, रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन की, ग्रेचुटी की, तो IAS 19 को फॉलो करते हैं। वो कहे ये IAS 19 क्या है, हमें पता चल गया कि वैल्यूएशन हो तो रही होगी, लाजमी नहीं अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक हो रही हो। बाज़ औक़ात अकाउंटिंग के भी कोई रूल तो नहीं वैल्यूएशन के मुताबिक, वो टेक्निकल चीज़ें नहीं बताते लेकिन मोटा मोटा असूल तो बताते हैं। तो जब वैल्यूएशन एक के एसेट की करनी है, सारी क्लास की करनी है, अगर उसने स्टैंडर्ड नहीं पढ़े हुआ ये एक्सपर्ट ने, तो उसको तो नहीं पता होगा सारी क्लास की वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, तो जो वैल्यूएशन है वो काउंटिंग के रूल्स के मुताबिक हो। तो ये इस तरह की डिस्कशन करेंगे, पता चल जाएगा। डिस्कशन विद अदर ऑडिटर और अदर्स हु आर फेमिलियर विद एक्सपर्ट। और क्या करें भाई, जिन लोगों ने उससे काम करवाया, पहले हमने काम अगर पास में किया हुआ है वो तजर्बा हमारे पास होगा, नहीं तो गपशप लगा ले, या इसके अलावा ये भी नहीं, या इसके अलावा इन एडिशन टू दैट, जिन लोगों ने उससे पास में इंगेज करके काम करवाया उनसे पूछ लें। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन पूछे, क्वालिफिकेशन क्या है, मेंबरशिप कहाँ के लिए है, किसी इंटरनेशनल बॉडी की अगर एफिलिएशन है, इसका मतलब ये है कि वो एक वेल रेप्यूटेड फर्म के साथ एफिलिएटेड है। पब्लिश पेपर्स आर बुक्स रिटन बाय एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट जिनकी बुक्स पब्लिश हुई होती है उन्हें नॉर्मली अमूमी तौर पे मोर कॉम्पिटेंट समझा जाता है अदर से।
तो ये वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलेगा हमारा एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट, कैपेबल और ऑब्जेक्टिव है या नहीं। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इस स्टेप में जिसमें हम एक्सपर्ट को वैल्यूएट कर रहे हैं, उसने उसके अप्रोच के बारे में, काम करने का तरीकाकार सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड है कि नहीं? कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही है। क्यों? हाँ, वो हर केस में अलग होगा और हमें उसके काम करने का तरीकाकार भी नहीं पता होगा। हमें थोड़ी पता होगा कि अदालत में पेशियां कैसे लगती हैं, कैसे भुगतते हैं, कहाँ हाजिरी लगाई जाती है, कैसे डेट ली जाती है, ये चीज़ें हमें नहीं पता क्योंकि हमारे प्रोफेशन की नहीं है। तो इसीलिए याद रखिए, इंटरनल ऑडिट वाले में मैं डिफरेंशिएट इसलिए भी करवाता चाह रहा हूँ ताकि वो भी रिवाइज होता रहे और फर्क आपके जहन में रहे। कंसेप्ट मिक्स, जब दो चीज़ें एक जैसी होती हैं ना, तो सबसे बड़ा रिस्क होता है मिक्स। अंडरस्टैंडिंग का रिस्क नहीं होता उस सूरत में, मिक्स होने का रिस्क होता है। इसलिए मैं डिफरेंशिएट करवाता जा रहा हूँ। ये पहला कंसेप्ट पढ़ लिया। जब कभी किसी एक्सपर्ट को हमने एंगेज करना है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? इवैल्यूएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कितनी चीजें देखनी है? 3। कैसे देखनी है? 5। कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी? 5 सोर्सेस। यहां तक क्लियर है? तो आगे चलें। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एडिशनली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने लगाई है, इसमें अजीब बात यह है कि ये इंटरनल ऑडिट वाले केस में नहीं थी। अब आप बताएंगे क्यों नहीं थी? वो है ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। वो ऑडिट की फील्ड थी, उसमें अंडरस्टैंडिंग दूर की बात है, हम पहले ही एक्सपर्ट थे। हाँ, यहां पे हमें चूंकि नहीं पता एक्सपर्ट की फील्ड का, ठीक है, तो हम ने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। यहां पे अंडरलाइन करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट। पहले सुन लें इसका क्या मतलब नहीं है, फिर सुन लें इसका क्या मतलब है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आपने मोटा मोटा ऊपर ऊपर से अंदाजा लगाना है कि इस फील्ड में काम कैसे होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपने उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। अगर उस फील्ड का एक्सपर्ट ही बनना रिक्वायर्ड होता तो फिर एक्सपर्ट की क्या जरूरत थी? हम खुद ही LLB करके तो वो ये काम कर रहे होते। वो कहता है ये नहीं कर, ये रिक्वायर्ड ही नहीं है। लेकिन आपने उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है उसकी फील्ड की, उसके फील्ड में काम कैसे होता है, और ये हम कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे टीचिंग कैसे करवाई जाती है, भाई इसके एक्सपर्ट तो हम लोग टीचर हैं जिन्होंने काम सीखा हुआ है, एक्सपीरियंस है। अब बाहर फर्ज कीजिए कि पेट्रोल पंप पे एक बंदा खड़ा है, उसको थोड़ी पता है कि ऑडिट कैसे पढ़ाया जाता है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना चाहिए, कौन सा बाद में, कहाँ पे केस स्टडी की प्रैक्टिस करवानी है, कहाँ पे नहीं करवानी, रिप्रोडक्शन करवानी है, कहाँ पे ज़्यादा, कहाँ पे कम, कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ अहम है, इसको तो नहीं पता होगा, तो एक्सपर्ट को पता होगा। लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता हूं कि नहीं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो भी ऑब्टेन कर सकता है। बताइए कैसे? हाँ, वो लोगों से पूछ सकता है, बिल्कुल ये पूछ सकता है, लेकिन खुद से कैसे वैलिड पूछे बगैर? हाँ, शाबाश। वो देखेगा, एक तो पासिंग, उसे अंदाजा हो जाएगा भाई इधर से बच्चे जो है ना कुछ पास भी हो, कुछ फेल भी होते हैं, कुछ पास भी होकर निकलते हैं। अगर उसको बताया जाए कि सर की क्लास जो है वो टाइम पे शुरू तो नहीं होती, वक्त से पहले ख़त्म हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि नहीं? पता चले जी टेस्ट ही नहीं होते, या होते हैं तो चेक होके वापस नहीं मिलते, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि नहीं? वीकली स्टूडेंट्स जो है वो उनको सवाल पूछने की इजाज़त नहीं, क्लास में प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, इस तरह की बातें जब उसको पता चले, देखिए उसे सारा, मेरी वैल्यूएशन करने के लिए बेसिक वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, उसे सीए करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसे मेरी सारी क्लासेस लेने की जरूरत भी नहीं है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर उसे पता चल जाएगी, क्या वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। और अगर उसे मुझसे कोई काम करवाना है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि वो ये चीजें चेक करे मेरे बारे में? बिल्कुल चेक करे।
यही स्टैंडर्ड कह रहा है। कह रहा है जब मैंने आपसे ये कहा है ना रिक्वायरमेंट, ये डिफरेंट है इंटरनल ऑडिट से, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आप एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पे चूंकि एक्सपर्ट की फील्ड के ऑलरेडी आप एक्सपर्ट नहीं है, तो कह रहा है आप एडिशनली अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। और ये याद रखिए, रिसर्च ये बताती है कि 4 से 20 घंटों के दरमियान में 4 से 20 घंटे लगते हैं। कोई मुश्किल रॉकेट साइंस भी हो ना, रॉकेट साइंस कोई फील्ड, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने में 20 घंटे लगेंगे। और जो नॉर्मल फील्ड्स हैं वो 4 से 6 घंटे में आप उसके बारे में सर्च करें ना। अब तो आपको पता है यूट्यूब पे, गूगल पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। हाँ जी, आप इवन बम बनाने का तरीका भी सीख सकते हैं गूगल से, वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन वो है। तो इसीलिए याद रखें ये रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं है। वो कह रहा है आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। एग्री करते हैं इससे? अच्छा, फिर आगे मकसद भी बता रहा है, ये मकसद सुन लें। कह रहा है ताकि आपने जब उसके साथ एक्सपर्ट के साथ बैठ के एग्रीमेंट करना है ना, एक्सपर्ट कहेगा क्या कराना है, तो हमने उससे पूछे कि क्या आपके स्कोप में चीजें शामिल होंगी। उस नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट के लिए जरूरी है हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो उसकी फील्ड की, ताकि उससे, क्योंकि काम हमने उसे कहना है ना, तो भाई उसके फील्ड को थोड़ा बहुत जानेंगे हम, तभी उसे बता सकेंगे कि उसने क्या काम करना है। वरना याद है हमारे साथ भी ऐसे होता था कि कोई क्लाइंट आके पहले कहता था कि सर ऑडिट कर दें, बाद में कहता था सर मैंने तो सिर्फ ये चीज चेक करवानी थी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी ना, जिसकी वजह से हमें एंगेजमेंट टर्म रिवाइज करना पड़ती थी। तो इस तरह की सिचुएशन ना हो, उसके लिए जरूरी है कि जो बंदा भी एक्सपर्ट के पास आए कोई सर्विस लेने के लिए, वो थोड़ा बहुत उसकी फील्ड से वाकफियत रखता हो, ताकि बताने में क्या काम चाहिए उसको, क्या करवाना है, आसानी हो। इसलिए उसने कहा मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड इसलिए आपसे कह रहा हूं, ताकि जब एक्सपर्ट के साथ आप एग्रीमेंट करने के लिए बैठे, उसने क्या काम करना, उसके काम का स्कोप क्या है, नेचर क्या है, आप उसको आसानी से बता सकें। और दूसरा, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क फॉर ऑडिटर पर्पस, उस एक्सपर्ट के काम को भी चेक कर सके एडिक्वेट है कि नहीं। अच्छा, उस डिटेल लेवल पे चेक नहीं कर पाएंगे जैसा इंटरनल ऑडिट में था, हो ही नहीं सकता, लेकिन किसी हद तक तो चेक कर लेंगे ना कि उसने काम ठीक किया कि नहीं किया। उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो ये दो पर्पस हैं। फिर से, जब हमने ये वैल्यूएट कर लिया कि एक्सपर्ट ठीक है, इस एरिया में एक्सपर्ट, हमने वैल्यूएशन में एक्सपर्ट को एंगेज करना है, एक्सपर्ट ओके है। अब हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? उसकी फील्ड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूं, कंप्लेक्स नॉलेज नहीं कह रहा। किस लिए? दो पर्पस क्या है, ताकि कल को उसे काम बता सके क्या करना है, और जब वो काम करके आए तो चेक कर सके काम ठीक किया कि नहीं। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट। एक्सपर्ट चूंकि आउटसाइडर, अच्छा ये याद रखें। अच्छा ये देखें, नोट किया आपने, हेडिंग पढ़ के देखें, कुछ नोट किया आपने? ऑडिटर एक्सपर्ट, शाबाश। इसका मतलब है मैनेजमेंट एक्सपर्ट हुआ, उसके साथ ऑडिटर ने एग्रीमेंट नहीं करना। क्यों नहीं करना? उसके साथ तो मैनेजमेंट कर चुकी होगी। अगर ऑडिटर एक्सपर्ट है, उसके साथ ऑडिटर ने एग्रीमेंट करना है। क्या एग्रीमेंट करना? भाई क्या काम करना है, कब तक करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मेरी। हर एग्रीमेंट में ये चीज एग्री होती है ना। और खास तौर पे कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कह रहे हैं एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद ऑडिटर्स एक्सपर्ट, द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट ने क्या काम करना है, ये एग्री कर लो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की क्या होंगी, एक्सपर्ट की क्या होगी? ऑडिटर मैनेजमेंट से डाटा निकलवा के एक्सपर्ट को देगा, एक्सपर्ट उसके ऊपर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके फाइनल रिपोर्ट देगा 20 तारीख तक। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो। फॉर्म ऑफ एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, एक्सपर्ट की रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा? स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, ताकि पता चल जाए आउटपुट ये आने वाला है, हमें ये रिटर्न में इस शक्ल में रिपोर्ट मिलेगी जिसको हमने यूज करना। अगर आपको याद हो ना, ये पोजीशन अब बदल गई है।
लेकिन अगर चैप्टर 8 में यही पोजीशन हमारी और क्लाइंट की थी, उसमें हम क्लाइंट को फॉर्मेट देते थे कि सर हमारा एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ये होगा। अब एक्सपर्ट हमें बता रहा है कि सर मेरा एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ये होगा। और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स किसने किसको बतानी है? ऑडिटर में। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। एग्री करते हैं ये सारी चीजें अहम हैं, दोनों के दरमियान में एग्री हूं। किसके दरमियान में? चले फिर से रुक जाए, जल्दी नहीं है मुझे, शुरू से बताइए। सबसे पहले एक्सपर्ट के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? किन एरियाज में एक्सपर्ट को यूज करना है, किन में नहीं करना। इसमें पॉजिटिविस्टिक है नेगेटिव? पॉजिटिव, शाबाश। फिर हमने स्टडी किया इवैल्यूएट करना है, किस एक्सपर्ट को यूज करें, किस एक्सपर्ट को यूज करें। इसमें क्या देखा हमने? कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। और हमें कैसे पता चलता है? सोर्सेज, 5 सोर्सेज। चले वो निकल गया। अब एक्सपर्ट भी अच्छा है, पता चल गया, जरूरत पड़ गई उसकी, एक्सपर्ट भी अच्छा है, पता चल गया। अब क्या करना है? और ये अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है? आप अगर देखें ना, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग ना होती, आप ये चीज एग्री कर ही नहीं सकते थे। आपकी जाने बला नेचर क्या होता है, उसके काम की नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एग्रीमेंट करने के लिए जरूरी है। क्लियर? और एक और पर्पस भी है, क्या? उसके काम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिस चीज की, वो चेक नहीं कर सकते। ठीक है, छोटी सी मिसाल है, रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, भाई खाना मजे का है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको खाना बनाना नहीं आना चाहिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो इसीलिए वो ये कहता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, खाना पकाना नहीं सीखना, हाँ बनाना, भाई ये पता हो कि मजेदार खाने की ये खसूसियात होती हैं, बस। फिर क्या करना है? एडिक्वेसी ऑफर। एक्सपर्ट ने कहा ठीक है सर एग्रीमेंट हो गया, अब आप जाइए, अब 1.5 महीने बाद मुलाकात होगी। हमने कहा 1.5 महीने बाद नहीं, 1 महीने बाद। 1.5 महीने बाद तो हमने रिपोर्ट देनी है, ये ना हम रिपोर्ट पहले दे रहे हो, तुम्हारी रिपोर्ट बाद में आ रही हो। तुम्हारी रिपोर्ट ही हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट के लिए चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सर समझ गया, दिन रात एक कर दूंगा, आपको 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दे दूंगा। हमने कहा ठीक है। 1 महीने बाद आ गया रिपोर्ट लेके। पहले ये हुआ करता था एक जमाने में, आपको बहुत ही पुरानी 30 साल पुरानी बात है, उसमें रिक्वायरमेंट होती थी कि एक्सपर्ट ने आके आपको जो रिपोर्ट दे दी, आप एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लें। तब ये ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग वाली रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, क्योंकि तब इतने नॉलेज सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। अब है, अब कहता है जब एक्सपर्ट आपके पास आया, आपके ऊपर लाजिम है वैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस / एडिक्वेसी ऑफ वर्क। कैसे देखें, 4 चीजें चेक कर, 3 चीजें चेक करनी है, वैसे मैंने 4 गिना करता हूं, और एक चीज चेक नहीं करनी। जो 4 चीजें चेक करनी है ना इसके वर्क में, वो स्टैंडर्ड ने बताई है। 5वीं चीज जो नहीं चेक करनी वो नहीं बताई, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा वो क्या चीज है। पहले बताइए, एक्सपर्ट हमारे पास आ गया रिपोर्ट लेके, मेरा ख्याल एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम कौन सा उसकी फील्ड के एक्सपर्ट है, चेक कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग इसलिए तो उठेन की थी, शाबाश शाबाश। क्या चीज चेक करें? पहली चीज सोर्स डाटा ठीक है कि नहीं। देखिए ये है, ये आपने याद सारे अल्फाज करने हैं, लेकिन इसमें जो पावरफुल वर्ड है वो ये बोल्ड वाले हैं। पहली चीज, ये फॉर्मल वर्ड्स होते हैं, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस, रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग एंड कंक्लूजन एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, आप नोट करें जहां पे वो अल्फाज खत्म हो रहा है ना, अगला सेंटेंस उस लफ्ज से शुरू हो रहा है। रेलिवेंस एंड रीजनेबल, यहाँ रीजनेबल याद करने में आसानी होती है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ यहाँ कि एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस, पहले में ये था, दूसरे में रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस, और तीसरे में रीजनेबलनेस।
असल कंसेप्ट जो है वो है सोर्स डाटा चेक करना है, सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड्स चेक करने हैं, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन एंड कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस है। ये चूंकि हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा डिस्कशन करना चाहता हूं, इसको एक एग्जाम्पल के साथ। हम फिलहाल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की, ऐसा ही है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन अगर हमने एक्सपर्ट को एंगेज किया, एक्सपर्ट ने आके रिपोर्ट दे दी, सर मेरे मुताबिक इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 500 मिलियन है, हम एज इट इज यूज कर ले इसको। ये एडिक्वेसी हमने वैल्यूएट करनी है, कैसे करेंगे ये सुन लें। सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है, सोर्स डाटा एक्यूरेट, कंप्लीट और रेलिवेंट है कि नहीं। हम कहेंगे भाई जिस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की है तुमने वो कहाँ पे है, उसका एरिया कितना है। वो कहेगा सर माल रोड पे है, 20 कनाल प्रॉपर्टी है। हम कहेंगे सोर्स डाटा तो यही है ना, सोर्स जिस चीज को आप वेरीफाई कर रहे हैं। हम कहेंगे अच्छा जरा क्लाइंट से देखते हैं इसकी जो परचेज डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो एलडीए के साथ रजिस्टर करवाई हैं उनमें कितना एरिया आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इधर 10 कनाल लिखा हुआ है ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में और वैल्यूएशन रिपोर्ट में 20 कनाल है। बताइए ये चेक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है, कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कहते हैं आप बिला वजह परेशान हो गए थे, यही तो मैंने कहा है सोर्स डाटा चेक कर लो। हमने कहा ठीक है, इधर देखा इधर भी 20 कनाल था, इधर भी 20 कनाल, हमने कहा ये क्लियर। फिर उसने कहा आगे देखो, आगे क्या कि रेलेवेंस एंड रीजनेबल ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड्स। अब मैंने कभी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन नहीं की, प्रोबेबली आप में से भी किसी ने नहीं की होगी, लेकिन हमें इतना पता है अपनी कॉमन सेंस की बेस पे, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग से अंदाजा हो जाएगा जो अंडरस्टैंड कि प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी 3 तरह की होती है। एक होती है कमर्शियल, एक होती है रेजिडेंशियल, एक होती है एग्रीकल्चरल। किसकी वैल्यू सबसे कम होती है? एग्री। और किसकी सबसे ज्यादा? शाबाश। देखा ये चीजें आपको फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है लेकिन पता है, कह रहा है ये है assumption, ये चीज चेक कर लो। ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल है, वैल्यूएशन कमर्शियल की बेस पे हुई हो। ये assumption चेक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसको चेक करने की रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है, तो कहते कर लो। सिग्निफिकेंट assumption एंड मेथड। क्लियर हो गया? हमने देखा कमर्शियल थी और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी कमर्शियल होती है, वो जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है ये रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है। फिर रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ दीज कंक्लूजन विद अदर एविडेंस। रीजनेबलनेस मैं बताऊंगा। हमने देखा भाई अच्छा ये प्रॉपर्टी जो है ना 10 कनाल, ये 20 कनाल है, उधर जो है कोई लगभग कनाल का रेट कोई लगभग, वैसे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, ऐसे रफ आइडिया होगा कोई 10 करोड़ फॉर एग्जाम्पल। तो ये कोई तकरीबन 200 करोड़ वैल्यूएशन बननी चाहिए। इसने कितनी लिखी हुई है? क्या इसने तकरीबन उतनी है? अगर 500 है इसका मतलब गड़बड़ है, रीजनेबल नहीं है, रीजनेबल नहीं। ये चीज देख सकते हैं हम कि क्लोज रीजनेबल। अब आगे आप बताएंगे कंसिस्टेंसी ऑफ दिस कंक्लूजन विद अदर एविडेंस। ये एग्जांपल आप बताएंगे। हाँ ये मैंने तो नहीं बताया आपको, आपने खुद वैल्यूएट कर लिया। सर इर्द गिर्द जो प्रॉपर्टी सेल परचेज हो रही है वो देख ले उनका क्या रेट है, उसके लगभग ही होनी चाहिए। वैसे तो याद रखिएगा 2 घर 2 दुकानें आमने सामने भी हो ना, 2 प्लाजा, उनका फर्क होता है रेट, लेकिन फिर भी रीजनेबल तो होना चाहिए, कंसिस्टेंट तो होना चाहिए। एग्जैक्ट ना जरूरी नहीं है, करीब करीब हो, बिल्कुल ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ दिस कंक्लूजन विद अदर। भाई ये बात समझ आ गई? तो फिर बताइए जब एक्सपर्ट ने आके हमें रिपोर्ट दे दी, हमने क्या चेक करना है? सोर्स डाटा। अगर कोई स्टूडेंट इसमें लिख दे सर वो रीपरफॉर्मेंस हमने इंटरनल ऑडिट में की थी वो भी इधर फिट कर दे, सर वो कैसे कर सकते? वो काम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। कोई इंटरनल ऑडिटर ने कोई ट्रांजैक्शन चेक की है वो हम दोबारा चेक कर सकते हैं? भाई डॉक्टर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, उसने कोई ऑपरेशन किया है वो रीपरफॉर्म कर सकते हैं हम? हर प्रोफेशन में रीपरफॉर्मेंस नहीं है भाई,
नहीं करनी है, नहीं करनी है। हाँ वो बंदा, हाँ पहले तो बच गया था, अब नहीं बचता दूसरी बार। भाई ये बात समझ आ गई आपको? फिर से हमने जब एवेल्युएट करना है अप्रोप्रिएटनेस एंड एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, सॉरी एक्सपर्ट्स वर्क, इंटरनल ऑडिटर वर्क नहीं। भैया एग्जाम में मुझे डर है दोनों में एडिक्वेसी या अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क का लफ्ज आ रहा है, कहीं ये ना पूछे इंटरनल ऑडिटर पहुंच जाए एक्सपर्ट पे, आप पूछे एक्सपर्ट पहुंच जाए इंटरनल ऑडिटर पे, ऐसा तो नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। चलिए अब जब आप ये काम कर लेंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे ना एप्रोप्रिएटनेस के लिए प्रोसीजर, या तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे वर्क एडिक्वेट है या नहीं है, बस 5 मिनट का काम हो रहा है, तसल्ली रखने, या तो वर्क एडिक्वेट है, वर्क एडिक्वेट है, इधर ही कहानी खत्म। हम कहेंगे शाबाश, अच्छा किया तुमने, शाबाश। और अगर वर्क एडिक्वेट नहीं है, सवाल यह फिर क्या करें? स्टेप नंबर 1, एक्सपर्ट से कहो मजीद काम कर ले, शरीफ हुआ तो कर लेगा, ना कहेगा नहीं भाईजान हमने काम नहीं करना, मुझे और पैसे दीजिए फिर मजीद काम करूंगा। ठीक है, हम कहेंगे अच्छा अगर तुम्हें ही पैसे देने हैं तो किसी और को बंद दे देते हैं, तुमने सही काम करना होता पहली दफा ही कर लेते हैं। परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टेंस। वो एडिशनल प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? हायरिंग अनदर एक्सपर्ट। पहले उससे बोला ए भाई काम कर ले, नहीं किसी और से कह दो, थोड़ा बहुत हो तो हम खुद भी कर लेते हैं अगर हम इस काबिल हो, लेकिन अमूमी तौर पे इस काबिल नहीं होते, किसी और एक्सपर्ट। अगर वो भी ना कर पाए फिर सीधी स्कोप लिमिटेशन होगी। और आगे आपको पता है क्या करना है, वो मैं नहीं बता रहा, वो रूटीन का, हालांकि यहां पे पूरी बात नहीं लिखी हुई। क्या नहीं लिखा हुआ इधर? बेसिस की बात नहीं लिखी हुई कि एग्जाम रिपीट हो रही थी ना तो मैंने भी नहीं लिखी। स्टैंडर्ड भी ऐसे करता है, जो चीज रिपीट हो रही हो ना वो दोबारा नहीं लिखता, वो हवाला दे देता है, तो हम भी रिपीट। आप इसे ये ना समझिएगा कि अगर इस केस में उसने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा तो सिर्फ यहां पे क्या कि बात खत्म कर देनी है, नहीं, वो अंडरस्टूड है। लेकिन वो चूंकि बार बार आ गया, खुद समझे, बार बार वही एक ही चीज आ जाए बंदा वैसे ही बोर हो जाता है। भाई ये बात समझ आ गई? फिर से इतना लंबा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, भूल गया एंड तक जाते जाते। अगर हम एक्सपर्ट कौन है, किन एरियाज में इसको यूज करते हैं, ये क्लियर, ये तो आसान था। लिस्ट पॉजिटिव थी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर एक्सपर्ट को हमने यूज करना है अपने ऑडिट में, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करना है। 3 चीजें चेक करनी है 5 सोर्सेज से, 3 चीजें चेक करनी है 5 सोर्सेज। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्यों ऑब्टेन करनी है? 2 पर्पस, ताकि उसे काम बता सके और फिर काम चेक कर सके। बिल्कुल ठीक, शाबाश। फिर एग्रीमेंट भी करना है, लेकिन एग्रीमेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ करना है कि ऑडिटर एक्सपर्ट? क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ मैनेजमेंट ने किया होगा। फिर अब रिपोर्ट आ गई, क्या करें? एडिक्वेसी, ये अहम है। इसमें मुझे बताइए क्या करना है। सबसे पहले एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस ऑफ सोर्स डाटा, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन एंड मेथड, रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग एंड कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस। बिल्कुल ठीक। और अगर वर्क एडिक्वेट नहीं है, नंबर 1 उसे कहो कर लो काम, नहीं किसी और को कह दो, वो भी नहीं, स्कोप लिमिटेशन। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार पूछ लेता है, क्या ऑडिटर ने अगर एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया है, वो अपनी रिपोर्ट में ये लिख सकता है कि मैंने बाकी ऑडिट तो मैंने किया है, ये फिक्स एसेट्स की रीवैल्यूएशन वाला काम इस एक्सपर्ट ने किया। रेफरेंस
देखिए कि अभी की ऑर्डर मैटर की बात नहीं कर रहा, की ऑर्डर मैटर में तो आता है, वो जाहिर है। उसके अलावा क्या लिख, स्टैंडर्ड कहता है नहीं लिखना, नहीं लिखना। सिर्फ 3 सिचुएशन में इसकी इजाजत है, वरना इसकी इजाजत इजाजत क्यों नहीं है ये सुनना है। अच्छा, बल्कि इजाजत क्यों से मुझे याद आया, मैंने आपसे कहा था 4 चीजें उसने बताई हैं, एक नहीं बताई। क्या? हाँ, री परफॉर्मेंस या उसके काम की डिटेल चेकिंग, वो नहीं है। अच्छा, यहां पे रेफरेंस में बताइए, स्टैंडर्ड कहता है मैं क्यों मना कर रहा हूं तुम लोगों को कि अगर एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया, कहता है रिपोर्ट पे साइन किसने करना भला? एक्सपर्ट ने तो नहीं करना। तो मैनेजमेंट ने इंगेज किसको किया था? क्लाइंट ने, ऑडिटर को। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिट की। और ऑडिट टीम में भी ना जो इंगेजमेंट पार्टनर होता है उसकी, अगर टीम में कोई जूनियर भी ब्लंडर कर दे ना और रह जाए वो, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पार्टनर। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल उसका हाई है, तो कभी कभी उसकी क्लास अगर आपकी का पार्टनर कोई कर दे ना, तो उसकी पोजीशन को समझे, वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर आपका कोई भी ब्लंडर रह गया वर्ल्ड को, वो जवाब दे। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसलिए मैं कह रहा हूं मना, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट को कहेंगे ना कि बाकी काम मैंने किया, ये वाला एक्सपर्ट ने, तो इससे लगेगा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ये एक ऑडिटर नहीं, 2 ऑडिटर हैं, एक आप और एक एक्सपर्ट। कहता है नहीं, आपको एंगेज किया गया है ना, एक्सपर्ट को यूज करना है कि नहीं करना, ये आपका डिसीजन है। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की। आप अगर एक्सपर्ट को रेफर करेंगे अपनी रिपोर्ट में, इससे ये मैसेज जाएगा यूजर्स को कि शायद आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दी है, बाकी का काम की जिम्मेदारी आपकी है, इसकी जिम्मेदारी एक्सपर्ट की। कहता है नहीं नहीं, सारी काम किसी ने भी किया हो, पूरे ऑडिट की जिम्मेदारी उसकी है जिसने रिपोर्ट पे साइन की है। एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर। इसीलिए उसने कहा ऑडिटर हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन इन रिपोर्ट। यूज ऑफ एक्सपर्ट इफेक्ट्स ऑडिटर प्रोसीजर बट डज नॉट इफेक्ट ऑडिटर्स। कमाल की लाइन उसने बोल दी कि अगर एक्सपर्ट को यूज करेंगे, ये आपके प्रोसीजर को तो इफेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वही रहती है। प्रोसीजर थोड़े ज्यादा हो जाते हैं वैसे, वो कौन से कम होते हैं, लेकिन कम भी हो जाते हैं, मतलब हमें खुद करना पड़ता तो मुश्किल था काम। बहरहाल, ऑडिटर कैन रेफर यूज ऑफ एक्सपर्ट इन ऑडिट पार्ट बट ओनली इफ, इन 3 कंडीशन में एक्सपर्ट के वर्क को, नंबर 1 रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। और ये मेरा मशवरा, ये जो नीचे की ऑडिट मैटर लिखा हुआ है ना, इसको नीचे से काट के ना ऊपर रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन के साथ लिख दे, क्योंकि असल में ये लॉ रेगुलेशन ही रिक्वायर करते हैं कि की ऑडिट मैटर में अलग भी लिख ले, मसला कोई नहीं है। ये बात समझ आई? अगर लॉ रिक्वायर करे कि एक्सपर्ट के वर्क को रेफर कर सकते हो, फिर कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर रेफरेंस इज रेलिवेंट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर एक्सपर्ट की वैल्यूएशन मैनेजमेंट की वैल्यूएशन से डिफरेंट है, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, मिस स्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करते हुए आप उस वक्त एक्सपर्ट का नाम यूज कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की वैल्यूएशन 500 मिलियन, वैल्यूएशन एज पर एक्सपर्ट 200 मिलियन। ये डिफरेंस है, ये मिस स्टेटमेंट है, परवेसिव एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में फिर एक्सपर्ट का नाम लिख दे, एक्सप्लेन करना होता है ना कि ये वजह थी। समझ रहे हैं? तो फिर बताइए, एक्सपर्ट को यूज किया, रिपोर्ट में उसका जिक्र होगा कहीं? नहीं होगा, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या नेसेसरी हो बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए। की ऑडिट मैटर चाहे तो अलग से पॉइंट बता दे, लेकिन चूंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है, की ऑडिट मैटर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट भी है, ISS कहते हैं ना की ऑडिट मैटर, तो ये उसकी एग्जांपल के तौर पे भी काम कर सकता है, अलग फैक्टर भी लिख सकते हैं। एक्सपर्ट पे की ऑडिट मैटर आता है, याद है ना आपको? फिर आगे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इफ सच रेफरेंस इंक्लूडेड इन रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंडिकेट, अगर रेफरेंस आपने दे दिया, यानी इन 2-3 केसेस में, तो आपने फिर रिपोर्ट में क्लियरली लिखना है क्या? रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी?
और फिर कह रहा है आखिरी बात ना भूल जाना, अपनी रिपोर्ट में उसका नाम यूज करने से पहले उसकी इजाजत जरूरी है। फर्दर ऑडिटर में नीड द परमिशन ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट बिफोर मेकिंग। लेकिन ये परमिशन ना ऑलरेडी प्रैक्टिकली हम पता है कहाँ ले लेते हैं, ये चीज ऑडिट समझ आ गया अब आपको, ये मैं अंदाजा लगाया वैसे, अब मैं मुतमिन हूँ भाई, कुछ समझ। बिरयानी का कमाल नहीं है वैसे, खाने के बाद तो दिमाग सुस्त हो जाता बल्कि भाई, ये समझ आया। अच्छा, आज मैंने इंटेंशनली क्वेश्चन कोई नहीं डिस्कस किया, होम असाइनमेंट कोई केस स्टडी नहीं, ताकि तसल्ली के साथ, क्योंकि ये मिलते जुलते थे इजी। ओवरऑल चैप्टर आपको भी पता चल गया होगा, ओवरऑल चैप्टर है इजी, बस इसमें दो मसले हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। नंबर 1, मिक्स होने का खतरा है, एक का कंसेप्ट दूसरे में ना जाए, और नंबर 2, कुछ चीजें याद करने वाली हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लिस्ट, जैसे वो अंडरस्टैंडिंग के फैक्टर्स, बाकी इस चैप्टर में। अच्छा मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स को लगा ये चैप्टर मुश्किल है, डिफिकल्ट? 2 3। कितनों का लगा मॉडरेट है? तकरीबन 45%। कितनों का लगा इजी है? हाँ चले, मॉडरेट वाले ज्यादा थे, फिर उसके बाद इजी वाले, इक्का दुक्का डिफिकल्ट वाले। चले ठीक, इसमें दो चीजें मैंने आपको बता दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, मिक्स नहीं करना, नंबर 2, जो चीजें याद करने वाली हैं वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा नहीं कल छुट्टी नहीं, कल आपने आना है। ये आपको एक दिन में याद ना कीजिएगा, मेरा मशवरा है, आज के दिन में सिर्फ इंटरनल ऑडिटर वाला याद कर लें। ये जो छुट्टी आएगी ना परसों, हाँ जो छुट्टी, इसमें फिर एक्सपर्ट वाला पढ़ लें, एक्सपर्ट वाला समझ लें, याद आप 2 दिन बाद, एक ही दिन में याद करें ना, मिक्स हो लाजमी हो जाएगा। तो पढ़ लें, समझ लें, घर जाके एक दफा दोनों, याद सिर्फ एक करें, बाकी छुट्टियों में कर लीजिएगा। क्लियर जी? और रिटर्न असाइनमेंट जरूर करनी है, ठीक है जी? अच्छा बिरयानी कोई रह तो नहीं क्या भाई, बिरयानी वाला? चले ठीक है, अब रह गया, हाँ जो रह गया वो नीचे टीए रूम से, फिर अगर कोई रह गया तो छोटे भाई की सहूलत मौजूद नहीं है छोटा भाई जब सीए करने आएगा उसे तब खिलाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।